अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद जमील और आपका होस्ट न्यूज़ कवर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, शौक जो होता है उसका कोई मोल नहीं होता। लाखों रुपए खर्च करके लोग अपने शौक की तकमील को करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा, कभी ऐसा सुना है कि कई दहाइयां लगाकर भी शौक की तकमील जो है वो नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दोस्त के साथ खड़े में हैं, मुस्लिम लीग नून मीरपुर खास डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं मीर सफदर अली तालपुर, उनके पास मौजूद हैं। और आपको एक और बात बताता चलूं, शौक की बात बताऊं तो सिक्के जमा करने का, करेंसी नोट जमा करने का एक ऐसा शौक है जो कई दहाइयों तक मुहित हो जाता है और उसी शौक की तकमील नहीं हो पाती। तो मीर सफदर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये सियासी शख्सियत नहीं है, एक ऐसे कलेक्टर हैं जिनके पास सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में करेंसी नोट मौजूद हैं और इनके पास कॉइन्स मौजूद हैं, टिकट्स मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि मीर साहब ये बताइएगा कि कितने आपके पास सिक्के, कितने करेंसी नोट, कितने ममालिक के नोट हैं और कब से ये शौक आपको पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जब मेरी 13 साल उम्र थी और मैं 8वीं जमात में था, तो उस वक्त से ये मैंने कॉइन्स और ये स्टैम्प्स और ये करेंसी नोट जमा करने शुरू किए और आज माशाल्लाह मैं 71 साल का हो गया हूँ। तो इतने साल से ये मुसलसल शौक मेरा जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 7000 मुख्तलिफ करेंसी नोट और नोट गिल्ड और अपने कैश कूपन हैं जो तकरीबन 900 ममालिक के बनते हैं। और उसके अलावा तकरीबन 5000 कॉइन्स हैं जो तकरीबन 600 ममालिक के बनते हैं और 700 ममालिक के तकरीबन 10,000 स्टैम्प्स हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा कि ममालिक की तादाद इतनी है जितने आपके पास करेंसी नोट मौजूद हैं। ये तो जिक्र हो रहा था कि यूएनओ की जो लिस्ट है उसमें शायद 200 के लगभग दुनिया में जो मुल्क मौजूद है। तो इस तरह कैसे हो गया कि 900 ममालिक के सिक्के और नोट्स जो आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। यूएनओ के जो मुस्तकिल मेंबर हैं वो इस वक्त 194 हैं और मेरे पास जो है 900 के करीब जो ममालिक, स्टेट्स, डेड कंट्रीज और कंट्रीज वगैरह के हैं। तो ये इस तरीके से बना कि जैसे अमेरिका है, इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको कहा जाता है। तो इसकी जो स्टेट्स जो इस वक्त इसमें शामिल हैं वो किसी वक्त में इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, तो उन स्टेट्स ने अपने नोट जारी किए, तो उनके नाम भी मेरे हिसाब से काउंट होते हैं। और जैसे इंडिया है उसके भी 4 दौर गुजरे हैं। एक दौर इंडिया का पहला जो गुजरा वो पोर्चुगीजों ने कब्जा किया, उन्होंने अपने करेंसी नोट जारी किए। फिर फ्रेंच आए, गवा, दमन, दीव पे उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने अपने नोट जारी किए। फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपने नोट जारी किए। फिर इंडिया खुद इंडिपेंडेंट हो गया तो उन्होंने अपने जारी किए। इस तरीके से पाकिस्तान का भी है कि जी जब 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नोट चलते थे वो इस्तेमाल किए। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान ने अपने नोट नहीं छापे, वही ब्रिटिश नोट जो इंडिया में चलते थे उनके ऊपर ओवर प्रिंट करके हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया, वो भी मौजूद हैं। फिर तो इन्होंने अपने 1948 में इन्होंने अपने नोट जारी किए, वो भी मौजूद। अच्छा मीर साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह से इतनी कलेक्शन आपके पास, तो इनको महफूज करना, इनको तरीके सलीके से रखना, क्योंकि नोट एक ऐसी चीज है जो वो खराब हो सकता है, तो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे ये सब कुछ कर पाते हैं कि सिक्के और जो नोट्स हैं वो उनको आप महफूज तरीके से महफूज करें? और वो मेरा ख्याल जिस तरह आप बता रहे हैं 40-45 साल आपको ये कलेक्शन करते हुए हो गए, तो इतना अरसा आपके पास वो चीजें महफूज हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। नोट ये तकरीबन कागज़ के होते हैं और इनकी ज़्यादा ये अरसा ये सही कंडीशन में नहीं रह सकते। नोट की जो तारीख है तकरीबन 250 साल पहले से शुरू होती है जब ये करेंसी नोट जारी हुए। और ये मेरे पास 1793 का फ्रांस का जारी करदा नोट है जो बिल्कुल वो आपको एक अखबार का टुकड़े की तरह देखने में आएगा।
تو باقی یہ تو واقعی دشوار گزار مرحلہ ہے، لیکن میں نے اس کو بالکل ایک طریقے سے بنایا ہوا ہے. ہر کنٹری کے الگ کیے جو ہیں، اور جن ممالک نے جیسے برٹش نے جب جن ممالک پہ قبضہ کیا تو ان کے البم الگ ہیں، فرینچ نے جن ممالک پہ قبضہ کیا ان کے البم الگ ہیں، یا جو کنگڈمس گزری ہیں ان کے الگ ہیں، اور پورچوگیزوں نے اس طریقے سے ہر ایک کے الگ الگ البمس بنے ہوئے، اور یہ تقریباً 100 سے زیادہ البمس ہیں میرے پاس. اب فرینڈز گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پسینے سے کیا حال ہو رہا ہے، لیکن اس گرمی میں، شدید گرمی میں میر صاحب نے ہم کو وقت دیا ہے اور اپنے سارے یہ جو شوق کی جو کہانی ہے وہ سنائی ہے، اور اپنے جو نوٹس کلیکشن ہے وہ بھی ہم کو دکھائیں. بات چیت جاری رہے گی، لیکن شکریہ ادا کرنا بھی میر صاحب کا بہت ضروری تھا. امیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس اسٹیمپس بھی ہیں، جیسے ٹکٹس کہا جاتا ہے، ٹکٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو نوادرات میں شامل کچھ عرصے بعد ہو جائیں گی، جیسے ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا ہے، کیسٹ ہے. اب بچوں کو تو آج کے دور کا نہیں پتا کہ ان کو کیسٹ کیا ہوتی ہے. بس جی یہ تو دیکھو نا، اتنا بڑے عرصے سے مجھے یہ شوق ہے، جس کو جو جب میں 13 سال کا تھا اور ابھی 71 سال کا ہوں، تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا عرصہ گزرا ہے، لیکن یہ شوق آج تک کم نہیں ہوا ہے. لیکن ایک سب سے زیادہ حیرت انگیز جو چیز ہے وہ میرے پاس ایک توپ ہے، وہ ہے پیکٹرن آئس لینڈ کی. تو پہلے کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو توپیں بنتی تھی، توپیں جن سے یہ بولا وہ کافی ادھر پڑی ہوئی ہیں، ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو وہ بنتی تھی. تو اس کا پہلے وہ سمپل بناتے تھے، تو انہوں نے ایک سمپل بنایا اور وہ اس دور کی حکومت کو انہوں نے دکھایا. وہ سمپل بھی مجھے ہاتھ آ گیا، اور اس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ مشہور توپ تھی ان کے ممالک کی، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا کوئن بھی بنا لیا. تو قدرتی طور پہ ایک شوق ہے، تو میرے پاس وہ کوئن بھی آ گیا اور وہ توپ کا جو نمونہ بنایا تھا وہ بھی آ گیا. تو یہ میرے حساب سے یہ ایک بہت نادر چیز ہے کہ توپ بھی ہے اور کوئن بھی ہے. فرینڈز آپ کے لیے ایک بڑی اہمیت والی یہ بات ہے کہ آج کے دور میں جب اب ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس شوق نہیں ہے سوائے موبائل کے، تو آپ ایک ایسی ہستی کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے 8ویں جماعت سے، کتنی عمر ہوگی، 8ویں جماعت سے یہ شوق شروع کیا اور آج تک اس پر کاربن ہے، اور وہ شوق چوں کا توں جاری ہے. آج بھی انہیں کہیں پتہ چلتا ہے کہ میری اس لائبریری کے اندر کوئی سکہ کم ہے، یا کوئی نوٹ کم ہے، کرنسی نوٹ کم ہے، یا کوئی ٹکٹ ایسی ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے، تو اس کو بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جان توڑ کوشش کرتے ہیں، اور وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہ چیز اپنی اس لائبریری میں، اپنے ذخیرے میں، جو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ کروڑوں سے بھی زیادہ کا جو ہے نا وہ مالیت کا ذخیرہ ہے. کرنسی نوٹ جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، کیونکہ ایک کرنسی نوٹ اگر 1 روپے کا بھی ہے لیکن وہ آج سے 100 سال پہلے کا ہے، تو وہ 1 روپے کا نہیں ملے گا. اس کے لیے انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت شوق ہے کہ اگر یہ اکیلے دفتر میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں بھی گزار دے تو انہیں نہیں پتہ چلے گا اور نہیں چلتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے جی بالکل کہ اگر آپ 2 گھنٹے یہاں پر 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے آپ ان نوٹوں کو ترکیب دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہوگا. جی ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلتا. اور یہ تقریباً 7000 نوٹ ہیں. اب کوئی نوٹ آ جاتا ہے میرے سامنے میں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آیا یہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے. پھر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان البمس میں چیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے کچھ خریدنا پڑتا ہے. تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ کتنا بھی اب یہ 7000 نوٹ ہیں، اب کیا پتا کہ کون سا ہے کون سا نہیں ہے جب تک آپ ان کو کھول کے نہیں دیکھیں. ہمارے چینل کے توسط سے جو آج کی پود ہے، آج کی جنریشن ہے، اور خود کو بہت زیادہ مطلب قابل جنریشن سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ قابل ہیں اور ہم
दुनिया फतह करने के लिए मोबाइलों पर लगे रहते हैं 24 घंटे, तो उनके लिए कोई पैगाम अगर देना चाहे तो? जी, उनके लिए बिल्कुल यही पैगाम है, लेकिन सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि वो पाकिस्तान क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में अब चंद गिनती के इस किस्म के कलेक्टर हैं जिनकी तादाद मेरे ख्याल में 50 से भी ज़्यादा नहीं होगी। और नौजवानों में ये शौक़ पैदा होता है जब वो स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो थोड़ा बहुत शौक़ होता है, लेकिन दरअसल क्या इस शौक़ को पाकिस्तान लेवल पे प्रोमोट नहीं किया गया। और ये प्रोमोट हो और एग्जीबिशन हो तो नौजवानों के लिए एक ये वसी फील्ड है कि वो पुरानी हिस्ट्री को जान सकेंगे। अब काफ़ी ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ग्रेजुएट भी हैं, एमए भी हैं, लॉ भी किया हुआ है। उनसे अगर आप पूछें कि बीसी का क्या ज़माना था या एडी का क्या ज़माना था, जैसे हम हिजरी सन को एएच के तौर पे लिखते हैं कि आफ्टर हिजरत, तो इस तरीके से बीसी या ईसी या ई का कौन सा दौर गुजरा, तो ये दौर जो गुजरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के दौर हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के दौर हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को पता नहीं है, और हमारे नौजवानों को ये भी पता नहीं होगा कि इंडिया में किन किन ममालिक ने कब्ज़ा किया। और इस तरीके से और काफ़ी बातें, जैसे जर्मन है, रशियन है, और काफ़ी ममालिक हैं जिनका हमारे नौजवानों को जानना बहुत ज़रूरी है। और उनको जब ये शौक़ होगा और जब ये करेंसी नोट और कॉइन्स ये कलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसके लिए उनको बैकग्राउंड का भी पता हो जाएगा कि ये किस दौर के हैं, किस वक्त के हैं, कौन हुक्मरान थे। जैसे टीपू सुल्तान है, उनके दौर का मेरे पास कॉइन है। यहाँ ठट्ठा पे अरगुनों ने कब्ज़े किए, उन्होंने अपने कॉइन्स जारी किए, वो मेरे पास हैं। इस तरीके से काफ़ी पुराने, अब जैसे इंडो से कहेंगे आप तो एक दौर था कि जो रशियन की रियासतें थी, अफ़गानिस्तान था, ये हमारा बरसगीर जो था, ये सब एक बादशाह थी, तो उस दौर के भी सिक्के हैं। तो ये हिस्ट्री बहुत एक फ्रूटफुल हिस्ट्री होगी हमारे नौजवानों के लिए कि वो इस शौक़ की तरफ आएँ। लेकिन इसमें बहुत अहम रोल जो है हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए जो इसको प्रोमोट करे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मीर साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, इस गर्मी में हमें यहाँ पर टाइम दिया और अपनी कलेक्शंस को दिखाया। और आपका भी शुक्रिया कि हमारी आपने वीडियो देखी। तो आइंदा इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।